हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के भाग एक में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू हाई कोर्ट्स, उसके बाद फिर हम देखेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उसके बाद फिर हम टर्म ऑफ ऑफिस देखेंगे एंड फाइनली वी विल से अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, उनका सैलरी किसके द्वारा पे किया जाता है एंड पेंशन जो है उनके रिटायरमेंट के बाद वो किसके द्वारा पे किया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हाई कोर्ट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लें, क्योंकि फिर आपके लिए आसान हो जाएगा हाई कोर्ट के चीज़ों को समझना। ठीक है, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको आई थिंक 21 वीडियो जो है वो मिलेंगे एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स का टाइम मैंने लिया है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने उन पॉइंट्स को भी कवर अप किया है जो एम लक्ष्मीकांत में सिर्फ नाम दे दिए गए हैं एंड उनको एलिब्रेट नहीं किया गया है, उनको डिस्कस नहीं किया गया है। तो एम लक्ष्मीकांत में जो चीज़ें बताई गई हैं उनको तो मैंने कवर अप किया ही है, साथ ही साथ उन चीज़ों को भी मैंने कवर अप किया है जो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद मिसिंग है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वहाँ पे देना चाहिए था। तो आशा करूँगा कि आप ये वीडियोस जो है देखेंगे, उसके बाद ही आप हाई कोर्ट के जो वीडियोस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे आपका जो है फ़ायदा होने वाला है, आपका टाइम भी सेव होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर्स हैं उसके अंदर ही मैंने डिस्कस किया है कि लॉयर कौन होता है, एडवोकेट कौन होता है, सीनियर एडवोकेट कौन होता है, तो उन सारी चीज़ों को आप वहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के वीडियो में देखा था कि इंडिया में हम सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी जो है वो फॉलो करते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है। बट स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हो जाता है। ठीक है, किसी राज्य के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है तो हाई कोर्ट हो जाता है एंड हाई कोर्ट के नीचे कौन आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ होते हैं, ये स्टेट जुडिशरी के अंडर में फॉलो होते हैं। बट ओवरऑल जुडिशरी की अगर हम बात करें तो हम सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी जो है वो फॉलो करते हैं। स्टेट के अंदर हाई कोर्ट जो है वो हेड ऑफ जुडिशरी है। सबऑर्डिनेट कोर्ट को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक क्रिमिनल साइड एंड दूसरा सिविल साइड। तो क्रिमिनल साइड को हम सेशन कोर्ट कहते हैं एंड सिविल साइड को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। सो लोअर कोर्ट्स में जो केस हैं वो ओरिजिनेट अगर होते हैं तो वो फाइनली अपील्स के द्वारा फिर कहाँ पहुँचते हैं, वो फाइनली हाई कोर्ट में पहुँचते हैं एंड फिर आप हाई कोर्ट के भी फैसले से खुश नहीं हैं तो फिर आप कहाँ जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पहुँचते हैं। ठीक है, इंडिया में कौन सा हाई कोर्ट जो है सबसे पुराना है, तो कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वो सबसे पुराना है। क्यों, क्योंकि उसको स्टैब्लिश किया गया है 1862 में, उसके लिए चार्टर जो है वो लाया गया था ऑन 14 मई 1862। ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट का अगर हम चार्टर का बात करें, उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो चार्टर इशू किया गया था दैट वाज इशूड ऑन जून 26 1862। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा हाई कोर्ट सबसे पुराना है तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है सबसे पुराना है, उसके बाद ही मद्रास एंड बॉम्बे हाई कोर्ट का नंबर आता है। ठीक है, सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया में, तो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो सबसे नया है। सबसे पुराना कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट। एंड इंडिया में इन टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एट प्रेजेंट इंडिया में कितने स्टेट्स एंड कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है कि स्टेट्स कितने हैं एंड यूनियन टेरिटरीज कितने हैं। ओके, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहते हैं तो इसमें आपको अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। ओके, सो यूनियन टेरिटरी जो है उनके पास खुद का अपना सेपरेट हाई कोर्ट नहीं होता है इन जनरल अगर हम बात करें तो। बट अगर हम एक्सेप्शनल पॉइंट की बात करें तो दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में एट प्रेजेंट जिनके पास खुद का अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। ठीक है, एंड इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यू हैव टू ऐड वन मोर पॉइंट कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसका जुरिडिक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के अंदर में ही फॉल होता है। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हाई कोर्ट्स का स्ट्रेंथ कितना रहेगा, ये पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स
जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि इंडिया में हाई कोर्ट्स की कितनी संख्या रहेगी वो डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्कलोड कैसा है, क्या नहीं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ही ये डिसीजन जो है लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रेसिडेंट का लिटरल मीनिंग आपको प्रेसिडेंट नहीं ले लेना है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो जाता है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है एंड फाइनली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उन सारी चीज़ों को किया जाता है। इसलिए यहाँ पे हम डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट जो वर्ड है वो यूज करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट्स टाइम टू टाइम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड ज़्यादा है या कम है उसके हिसाब से उस हाई कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेज होंगे, वहाँ पे स्ट्रेंथ जो है कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है, वो सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, यानी अगेन रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। एंड जो स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट का वो रिव्यू किया जाता है हर 3 साल में एंड देखा जाता है कि वर्कलोड अभी कैसा है एंड वर्कलोड के हिसाब से ही डिस्कशन किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके साथ डिस्कशन किया जाता है रूलिंग गवर्नमेंट का एंड फिर वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि हाँ क्या डिसीजन जो है लेना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 214 से लेके आर्टिकल नंबर 331 अगर आप देखते हैं पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पे आपको हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक में हाई कोर्ट के बारे में डिस्कशन किया गया, बात किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है एंड कौन से पार्ट में वो फॉल होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें पहले ये कहा गया था कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, ईच जो स्टेट होंगे उनके पास खुद का एक हाई कोर्ट होगा, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है लाया जाता है 1956 में और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि ये जरूरी नहीं है कि एक स्टेट में एक हाई कोर्ट हो ही, कॉमन हाई कोर्ट भी हम रख सकते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा गया कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये अलाउ किया गया कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स या 2 स्टेट या एक स्टेट एंड उसके साथ कुछ यूनियन टेरिटरी जो है वो एक कॉमन हाई कोर्ट होल्ड कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है पावर दिया गया है, ये परमिशन दिया गया है एंड ये कब लाया गया था 1956 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, कैसे होता है, तो उनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ही होगा, बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन को उठा के चीफ जस्टिस ऑफ सम पर्टिकुलर हाई कोर्ट नहीं बना सकते हैं। प्रेसिडेंट बाकायदा उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एंड जो स्टेट के कंसर्न गवर्नर हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, और ये डिस्कशन पूरा होने के बाद ही अगर सब लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे सहमत हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए तो ही फिर जज जो है उस पर्सन को बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूँ कि कर्नाटका के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात चल रही है अपॉइंटमेंट की, तो कर्नाटका के जो गवर्नर होंगे उनके साथ कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, किसी और स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट नहीं किया जाएगा, तो ये बात जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अदर जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट के उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट के उनको भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ही अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होता है, बट प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करते हैं, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट के साथ कंसल्ट करेंगे एंड वो जो चीफ जस्टिस हैं उस पर्टिकुलर कोर्ट के हाई कोर्ट के उनके साथ भी कंसल्ट जो है किया जाएगा। ठीक है, तो जब इन सब के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस जो है पूरा हो जाता है तभी किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जज जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस स्टेट का नाम लिया वो क्या था, कर्नाटका, तो कर्नाटका के हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति अगर करनी है तो प्रेसिडेंट जो है एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो गवर्नर ऑफ कर्नाटका से कंसल्ट करेंगे, साथ ही साथ कर्नाटका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके साथ भी कंसल्ट करेंगे एंड उनके कंसल्टेशन के बाद ही किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट जो है कर्नाटका के हाई कोर्ट में एज ए जज किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में किसी पर्सन को जज के रूप में नियुक्त करना है तो उस समय क्या होगा कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर होंगे उनसे और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे कंसल्ट किया जाएगा एंड फिर
उस पर्टिकुलर पर्सन को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का जज जो है बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी कि कंसर्न्ड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड कंसर्न्ड चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, उनके साथ कंसल्टेशन करना होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद ही अपॉइंटमेंट जो है किया जा सकता है किसी भी पर्सन का एज अ जज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। एंड ये अपॉइंटमेंट जो है किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस की बात हम कर रहे हैं, तो हमने अभी जो दो चीजें देखी वो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 था जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट अगर हम देखें तो अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए मिलाकर एक हाई कोर्ट जो है बनाया गया है एंड वहां पे किसी पर्सन का एज ए चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट अगर करना है तो जितने भी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं उनके गवर्नर के साथ भी कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जितने स्टेट्स का जुरिडिक्शन उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अंडर में फॉल हो रहा है उतने स्टेट के गवर्नर्स का कंसल्टेशन भी वहां पे कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद ही अपॉइंटमेंट जो है किया जा सकता है इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट। ओके, सो अगर आप हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हैं तो पहला कंडीशन आपको फुलफिल जो करना है वो ये है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। यानी आप किसी और देश के सिटीजन हैं तो आपको इंडिया का जज नहीं बनाया जाएगा। देन अगर आपके पास जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने का मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप एप्लीकेबल हैं हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, यानी मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने का तो आप बन सकते हैं जज हाई कोर्ट का। उसी तरीके से अगर आप एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं मिनिमम तो आप बन सकते हैं हाई कोर्ट का जज। कोई भी मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है नहीं रखी गई है। ये नहीं बोला गया है कि 25 साल का अगर कोई है, 25 साल एंड उससे एवव का कोई है तो ही वो एप्लीकेबल है फॉर बिकमिंग हाई कोर्ट जज। तो वैसा कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हाई कोर्ट का अगर कोई जज बनता है तो उनका शपथ विधि जो है किसके द्वारा कराया जाता है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है? किसके द्वारा? या चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट करवाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी को हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है तो उनका शपथ विधि जो है गवर्नर के द्वारा करवाया जाता है। उस पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नर होंगे वो शपथ विधि कार्यक्रम जो है करवाएंगे, वो शपथ ग्रहण करवाएंगे। ठीक, इनकेस उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर अगर अवेलेबल नहीं है तो गवर्नर के अथॉरिटी से जिनको अपॉइंट किया गया है कि हाँ मैं अगर अवेलेबल नहीं हूं तो मेरे जगह पे ये पर्सन जो है शपथ विधि कराएगा, तो वो जो इंडिविजुअल है वो फिर शपथ विधि जो है वो करवाता है उस पर्टिकुलर जज का। ओके, टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें हाई कोर्ट के जजेस की तो 62 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट जो है हो जाता है हाई कोर्ट के जज का। यानी कोई हाई कोर्ट का जज है, उनकी उम्र 62 साल हो गई है तो उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। बट बात चल रही है कि उनके रिटायरमेंट एज को इंक्रीज किया जाए उनके वास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करने के लिए। एंड हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब ये एज लिमिट डाला गया था उस समय इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी काफ़ी कम थी। बट आज के टाइम पे हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहिए ताकि जो जजेस हैं उनके वास्ट एक्सपीरियंस को हम यूज़ कर पाए। क्योंकि जब भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं तो वहाँ पे जजेस जो हैं अपने वास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उन केसेस को जल्दी रिजल्व कर सकते हैं। जो जज होते हैं वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं बिफोर रिटायरमेंट, बट वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किनको देंगे? क्या गवर्नर को देंगे या प्रेसिडेंट को देंगे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन में अगर ये पॉइंट दे दिया गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड वहाँ पे दे दिया गया है दैट जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं एंड वो अपना रेजिग्नेशन जो है चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट को देते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको फिल्टर आउट करनी पड़ेगी। और ऐसे सवालों के जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने अच्छे से रिविजन किया हो। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी उनको रिजाइन करना होता है तो रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट को एड्रेस किया जाता है
ओके जो जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा रिमूव किया जाता है, बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बाकायदा उसके लिए पार्लियामेंट में रेजुलेशन लाया जाता है, एंड रेजुलेशन जब पास हो जाता है, इंक्वायरी जब की जाती है, एंड इंक्वायरी में गिल्टी पाया जाता है जजेस को, तो ही उनको जो है रिमूव किया जा सकता है, एंड वहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट का वीडियो है उसको देख लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से जजेस का रिमूवल जो है किया जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उन वीडियोस को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो छोड़ दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, देन जो जजेस होते हैं वो अपना ऑफिस जो है वो वैकेट कर सकते हैं। वो करते हैं किस केस में? अगर उनका अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कर दिया गया है, या फिर उनका ट्रांसफर जो है किसी और हाई कोर्ट में कर दिया गया है तो। ठीक है, देन सैलरीज एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करें, तो जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं टाइम टू टाइम। ओके, देन सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें जजेस की, तो वो चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि सैलरीज एंड एक्सपेंसेस जो हैं एंड मेंटेनेंस जो है स्टेट हाई कोर्ट्स का, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो कहाँ से पैसे लिए जाते हैं? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट से वो पैसे जो है लिए जाते हैं एंड खर्च किए जाते हैं। बट इन केस ऑफ पेंशन ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, उनका पेंशन जो है किसके द्वारा पे किया जाता है? कहाँ से वो पैसे निकाल के दिए जाते हैं? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसे जो हैं दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पेंशन जब देना होता है किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसे जो हैं दिए जाते हैं। ठीक, बट सैलरी एंड अदर जो एक्सपेंसेस है, अलाउंसेस हैं, अगर किसी सर्विंग जज को देना होता है, तो जिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में वो पर्टिकुलर जज जो है सर्व कर रहे हैं, उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से वो जो चीजें हैं वो की जाती हैं। ठीक है, तो पेंशन जो है वो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, एंड सैलरी जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? तो मान लिया कि एक पर्सन है जो जज के रूप में काम करता है, एंड वो एक जगह से दूसरी जगह, हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स में काम किया हो, एंड जब वो रिटायर होंगे तो फिर उनका पेंशन जो है वो कौन सा स्टेट देगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, वो उन सारी चीज़ों के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ये डिसाइड किया गया है कि जब तक जो जज हैं वो सर्व करेंगे, तो जिस स्टेट में वो सर्व करेंगे उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से उनको जो है सैलरी एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे। बट जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनका पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे किया जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, पसंद नहीं आया हो तो आराम से डिसलाइक करें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बट साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को नापसंद कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, वो कारण जरूर बताइए ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, बिकॉज आप लोगों के सजेशंस से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सो इट विल बी माई सिंसियर रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी चेंज लाना हो, चीज़ों को और सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुंचाना है अगर, तो आप किस तरीके से चीज़ों को चाहते हैं प्लीज़ वो चीज़ मेंशन कीजिए ताकि मैं उन चीज़ों को कर सकूं और भी सिंप्लीफाइड वर्जन में वीडियो जो हैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो है वो भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।